गुड इवनिंग। मैं कामनी पांडे एक बार फिर से साइंस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमने सेल से स्टार्ट किया था, तो सेल के बारे में मैंने आपको समझाया था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट होती है, कितने तरह की सेल होती है, साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, और कितने प्रकार की सेल होती हैं जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो आज हम उसी के बाद आगे का जो है टॉपिक कवर करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। तो आज हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो बहुत ही साधारण कोशिकाएं होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल अगर हम उससे उसका कंपेयर करें तो यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स होती हैं और ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट उनके बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे उनके डिफरेंस के बारे में। तो पहला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो पहला अंतर है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो बहुत ही साधारण कोशिकाएं होती हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो वेल डेवलप होती हैं। वेल डेवलप इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल जो है वो मल्टी सेलुलर होती हैं। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा डिफरेंस है न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है और ना ही उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप होता है और उसके बाहर एक वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला पाई जाती है। न्यूक्लियर पोर भी उसमें होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर पोर भी होगा ही। और भी बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियोलस। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो है सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये वेल डेवलप होती हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियोलस ये प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोलस जो है उसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है मेनली। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम सेल डिवीज़न की बात करें तो सेल डिवीज़न में हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोसिस नहीं होती है। अब माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है ये हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि इसमें माइटोसिस नहीं होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंसिस्टेड होता है। यानी कि जैसा कि अगर आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि बैक्टीरिया में जो है ऐसे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसमें जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है, जिसको हम मीजोसोम कहते हैं। लेकिन हमारा जो यूकैरियोटिक सिस्टम है इसमें जो है वेल डेवलप जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अगला जो है अगर हम सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि वो सिंपल होती हैं तो उनका सेल वॉल जो होता है वो पतला होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल जो होती है वो थिकर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में जो है वो वेल डेवलप वैक्यूल पाया जाता है। अगर हम एग्जांपल लें प्लांट सेल या एनिमल सेल का, तो प्लांट सेल में आपको पता ही है कि वेल डेवलप काफ़ी बड़ी सी
जो है वैक्यूल पाई जाती है। एनिमल सेल में थोड़ी स्मॉल होती है लेकिन दोनों में वैक्यूल पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यानी कि लैंगिक जनन उसमें नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम सेल डिवीजन के प्रोसेस की बात करें, यानी कि कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो उसका एक ही मेथड है, वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है वो एसेक्सुअल डिवीजन का मेथड है। और यूकैरियोटिक में जो है सेल डिवीजन वो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इन माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं, सेल वॉल कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। तो हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या होता है, बैक्टीरिया सेल होती है, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल जो होता है एनिमल सेल या प्लांट सेल होता है। तो हमने यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल के रूप में जो है बैक्टीरिया सेल लिया है, और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे एनिमल सेल लिया है। तो हम एक एक करके डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल तो इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया के पास जो है वो सेल वॉल है। अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल लेते तो हम कहते हैं कि इसमें भी सेल वॉल है, लेकिन ये एनिमल सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल जो है वो नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, वहीं पे इसका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे, और इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस यानी कि श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, राइबोसोम दोनों में होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल अगर आप देखें, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA होता है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा रहता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें जो है वेल डेवलप न्यूक्लियस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और इसमें जो है न्यूक्लियोलस भी है, और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में होता है, पाया जाता है। ठीक है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एनिमल सेल में, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई भी सेल ऑर्गेनेल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रदब्बी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद से हो गया गोल्गी बॉडी, ठीक है, और भी कई सारे लाइसोसोम वगैरह, ये सारे सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। अभी तक तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ा, लेकिन अब हमको देखना है कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है उन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस होता है। मतलब हम देख सकते हैं कि क्या क्या अंतर होता है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो है सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है और थिक सेल वॉल पाई जाती है। और अभी पीछे ही मैंने आपको बताया कि जो एनिमल सेल है वहाँ पे जो है सेल वॉल अनुपस्थित होती है, यानी कि सेल वॉल नहीं होती है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, तो क्लोरोफिल हरित लवक जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि जो एनिमल होते हैं वो भोजन के लिए पौधों पे डिपेंड करते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो भोजन बनाने के लिए उनको
क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक की आवश्यकता होती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में जो है हरित लवक जो है होता है प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये भोजन बनाते हैं उसकी सहायता से। क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, तो उनमें क्लोरोफिल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनमें क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है और एनिमल सेल में जो है सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, वो भी न्यूक्लियस के पास। ठीक है, अगला है जो सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि लाइसोसोम जो होता है वो प्लांट सेल में उपस्थित नहीं होता है। अब लाइसोसोम क्या होता है तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप इतना जान लीजिए कि लाइसोसोम को जो है सुसाइडल बैग भी कहते हैं, मतलब कि आत्मघाती थैली इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जैसे कि हमारे स्टमक में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर HCl है, HCl तो आप लोग जानते ही होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में आने वाले जो सेल खराब हो जाती हैं या बाहर से कोई ऐसा हानिकारक बॉडी जो है हमारे शरीर में आ गया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको नष्ट करने के ये काम आता है। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स आर लार्जर। प्लांट सेल में जो है वैक्यूल बड़ी बड़ी होती हैं और उनमें जो है मिनरल वगैरह स्टोर होते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो स्मॉलर होती हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। और साइज की बात करें तो प्लांट सेल इज यूजुअली लार्जर इन साइज। प्लांट सेल की साइज जो होती है वो एनिमल सेल के कंपैरिजन में बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन ऑलमोस्ट प्लांट सेल सेंट्रियोल डू नॉट एक्सिस्ट। सेंट्रियोल जो होता है उसका फंक्शन सेल डिवीजन में होता है यानी कि कोशिका विभाजन में, लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो होता है वो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में जो है सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रियोल के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है, कैसे ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स सेल्फ। जो प्लांट सेल होती हैं वो अपना सेल का शेप चेंज नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो एनिमल सेल होती हैं वो प्रायः अपना आकार कोशिकाओं का वो बदलती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल थी उसको हमने डायग्राम के माध्यम से समझा कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती हैं और क्या क्या उपस्थित नहीं होता है। तो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं ऐसे जो प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होती है और वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। एनिमल सेल में जो है वो कहीं आपको सेल वॉल नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, अगर बाकी सारे ऑर्गेनेल तो आप देख रहे हैं कि कॉमन, बहुत सारे कॉमन होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। एनिमल सेल में कहीं भी आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल की मैंने बात की, सेंट्रोसोम, तो वो आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। बाकी अगर कॉमन चीज़ों की बात करें तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो वो आपको दोनों में देखने को मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन भी आपको दोनों में प्रेजेंट मिलेगा। राइबोसोम, तो राइबोसोम दोनों, क्योंकि ये यूकैरियोट हैं तो दोनों में ही ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। गोल्गी अपरेटस, ये भी दोनों में प्रेजेंट है। पेरोक्सीसोम भी दोनों में प्रेजेंट है। हाँ, अगर हम वैक्यूल की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी सी वैक्यूल है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में जो है
वैक्यूल है लेकिन वो स्मॉलर है और कभी कभी तो नहीं भी पाई जाती है, लेकिन अगर होती भी है तो बहुत स्मॉल है। जैसा कि हो सकता है कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि वैक्यूल नहीं है, तो कभी कभी वैक्यूल नहीं भी होती है और अगर होती भी है तो वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारे दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम की मैंने बात की तो देख सकते हैं आप कि जो लाइसोसोम होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक टॉपिक हमारा पिछले वीडियो में बच गया था, जो हमने पढ़ा था कि सेल थ्योरी क्या होती है। बस हमने इतना जाना था कि जो है सेल थ्योरी स्लाइडर एंड स्वान ने दिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत में क्या है, इन्होंने क्या बातें कही थी कोशिका सिद्धांत में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दो साइंटिस्ट हैं, स्लाइडेन और स्वान, ये बॉटनिस्ट हैं और ये जूलॉजिस्ट हैं। इनकी शक्ल भी पहचान लीजिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए ताकि दोबारा भूलेंगे नहीं कि स्लाइडेन और स्वान कौन थे। इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 टू 1839 में। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बातें कही थी कोशिका सिद्धांत में। तो मेन पॉइंट्स इसके क्या हैं, कौन कौन सी बातें इन्होंने कही थी। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही, एवरी ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम ए सेल, प्रत्येक जीवधारी की उत्पत्ति जो है वो कोशिका से हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कोशिका जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है शरीर की या किसी भी जीवधारी की। तो इन्होंने पहली बात यही बताई थी अपने थ्योरी में कि प्रत्येक जो जीवधारी होता है उसकी उत्पत्ति कोशिका से हुई है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ वन और मोर सेल, प्रत्येक जीवधारी का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, या फिर यूनिसेलुलर। तो ये इसी के बेसिस पे होता है। अगर किसी जीवधारी का शरीर जो है वो एक कोशिका से बना होता है तो उसे हम यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय कहते हैं, और अगर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उसे हम बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपने देखा होगा कि जो अमीबा जो है वो अमीबा प्रोटोजोआ फाइलम का है अमीबा। अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर सेल का एग्जाम्पल है। तो ये एक ही सेल होती है और अमीबा में उसी में सारे प्रोसेसेस के रेस्पिरेशन, डाइजेशन यानी कि श्वसन, पाचन, सारी क्रियाएं इसकी एक ही सेल में हो जाती हैं। ठीक है, अगली बात इन्होंने क्या कही थी, नेक्स्ट पॉइंट जो था, इन्होंने 4 बातें बताई थी, तो जो तीसरी बात है वो इन्होंने क्या कहा था, द सेल इज अ सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट, यानी कि जो कोशिका होती है वो स्वयं में स्वतंत्र होती है, एक स्वतंत्र इकाई है, मतलब अपने आप में वो पूर्ण होती है। लेकिन ऑल्दो इट टेक्स पार्ट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड विद अदर सेल्स फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये बहुत सारी हमारे जो शरीर की क्रियाएं होती हैं उनमें और कोशिकाओं के साथ मिलकर भाग लेती है, और किसी जीवधारी के शरीर के निर्माण के लिए ये साथ में मिलकर कार्य करती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेल होती हैं, कई सारी सेल मिलके वो टिश्यू यानी कि ऊतक बनाते हैं, और ऊतक मिलके जो है ऑर्गन बनाते हैं। फिर कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे अंग अगर मिल जाएंगे तो फिर एक बॉडी सिस्टम यानी कि शरीर का निर्माण हो जाता है। तो लास्ट चौथी बात इन्होंने क्या कही, द प्रोसेस थ्रू विच द सेल इज फॉर्म्ड हैज़ अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बट द कोर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, मतलब कि सेल के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है, लेकिन उसका बेस जो है वो क्या है,
न्यूक्लियस है। यानी कि अगर जो सेल है उसका कंट्रोल पॉइंट हम कहें कि रेगुलेशन कहाँ से होता है तो वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये 4 बातें इन्होंने बताई थी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। बाकी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न कैसे होता है। सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह का सेल डिवीज़न होता है, जैसे कि माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।